नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम जानेंगे वाक्य के बारे में। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है और अभ्यास कार्य भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। सार्थक माने जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, जैसे भ, आ, र, त, अ। इन वर्णों को मिलाकर हमने शब्द बनाया भारत। भारत एक देश का नाम है, यानी एक सार्थक शब्द है। उसी प्रकार नीचे अनेक शब्द दिए गए हैं, उन सभी का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। भारत का मैं निवासी हूँ। जब यहाँ पर इन शब्दों को हम किसी एक निश्चित क्रम में लिखते हैं जिससे कि उसका पूरा अर्थ प्रकट होता है, तब वह वाक्य बन जाता है। जैसे मैं भारत का निवासी हूँ। यहाँ वक्ता अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने में समर्थ है। ये जो वाक्य है वो सार्थक है। लेकिन यदि हम इन शब्दों का क्रम आगे पीछे कर दें और उससे कोई अर्थ प्रकट ना हो, तब यह वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे निवासी का मैं हूँ भारत। यहाँ पर शब्द अटपटे हो गए हैं, उनका क्रम क्योंकि बिगड़ गया है, इसलिए ये अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने में समर्थ नहीं है और ये वाक्य नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि वाक्य सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, वाक्य पूर्ण होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं, यानी कि शब्दों को निश्चित क्रम में रखने पर ही सार्थक वाक्य बनते हैं। जैसे सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म, फिर उसका पूरक और उसके बाद क्रिया रखी जाती है। वाक्य से पूरा अर्थ या आशय प्रकट होता है। इस प्रकार इसकी परिभाषा बनती है: दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का सार्थक समूह जिससे कि पूरा आशय या अर्थ प्रकट हो, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वह है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है, यानी कि कर्ता। जैसे इन वाक्यों को देखिए, धोबिन कपड़े धो रही है। यहाँ धोबिन के बारे में बात की जा रही है। रसोइये ने भोजन बनाया या खाना बनाया। यहाँ पर रसोइये के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ धोबिन और रसोइया दोनों क्या हो गए? हमारे उद्देश्य। इस प्रकार वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जा रहा होता है या कहा जा रहा होता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। दूसरा आता है विधेय। विधेय क्या है? विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी हम कह रहे होते हैं वो विधेय कहलाता है, यानी कि विधेय के अंतर्गत कर्ता का विस्तार आता है। जैसे मानव पढ़ रहा था। यहाँ कर्ता के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे हमने रेखांकित किया है, तो जो रेखांकित पद है वो क्या है? हमारा विधेय है। उसी प्रकार श्रेया सितार बजा रही है। यहाँ श्रेया क्या कर रही है? सितार बजाने का काम कर रही है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा होता है वो क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है। इस प्रकार विधेय के अंतर्गत कर्ता का विस्तार आता है। तो हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में जान लिया है। अब आइए जानते हैं कि वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्य के दो भेद हैं। मुख्यतः वाक्य के दो ही भेद माने गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तीसरा भेद क्रिया के आधार पर भी कहा जाता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, फिर संकेतवाचक, सातवां संदेहवाचक और आठवां है विस्मयादिवाचक वाक्य। इनके नामों में ही इनकी पहचान छुपी हुई है। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। ध्यान से इन वाक्यों को पढ़िए।
भारत एक महान देश है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बच्चा बाहर खेल रहा है। इन वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है? इन वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि किसी भी प्रकार की जानकारी है जो हमें दी जा रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की जानकारी दी जाती हो वो विधानवाचक वाक्य होता है। इसकी पहचान क्या है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की स्थिति का बोध होता है या फिर कार्य होने या करने का सामान्य कथन होता है, यानी सीधी सरल सी बात की जाती है। अगला भेद आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है मना या नहीं कहना इत्यादि। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। मैं बाजार नहीं जाऊंगा। मोहन घूमने नहीं जा रहा। फूल तोड़ना मना है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। यहाँ मना, नहीं और निषेध, इससे पता चलता है कि ये वाक्य किसी भी कार्य को नहीं करने के लिए या मना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है, जिस वाक्य से कार्य न होने का भाव प्रकट हो या किसी भी कार्य को न करने के लिए कहा जा रहा हो, वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। इसकी पहचान होती है कि यहाँ पर ना, नहीं, मत या फिर निषेध आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सकारात्मक वाक्यों में नहीं, न, मत आदि लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं, यानी कि ये इनके लिए इनकी पहचान है। अगला भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि क्या, किसे, किसको, कब, कहाँ, किस लिए। जब इन शब्दों का प्रयोग आप वाक्यों में देखें तो आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं और इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक यानी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, क्या आपको मुझसे कोई काम था? आपको किससे मिलना है? आप विदेश यात्रा पर कब जा रहे हैं? बाहर कौन शोर मचा रहा था? यहाँ प्रश्न पूछने के लिए क्या, किसे, कब, कौन, इस तरह के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी कार्य को करने की आज्ञा दी जाती हो जहां पर, जैसे उदाहरण से देखें, कृपया यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। तुम शांत रहो। कृपया शांति बनाए रखें। तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो। तो इनसे हमें क्या पता चला कि जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति, विनय या अनुरोध का भाव प्रकट हो या उसका बोध हो, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ आप इन वाक्यों में देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुरोध भी किया जा रहा है, आज्ञा भी दी जा रही है और अनुमति भी ली जा रही है या दी जा रही है। तो ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। आइए अगला भेद देखें, इच्छावाचक वाक्य। नाम से ही पता चलता है कि कोई अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है यहाँ पर, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये उसकी इच्छा है कि किसी की यात्रा शुभ हो या मंगलमय हो। तुम्हारा कल्याण हो। हिंदी की परीक्षा में पूरे अंक मिल जाएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। तो इन वाक्यों से हमें क्या पता चलता है? इनसे इच्छा, आशीर्वाद, कामना या शुभकामना का भाव प्रकट होता है। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा होती है, जिन वाक्यों से किस इच्छा, आशीर्वाद, कामना, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। आप ध्यान से अगर इन वाक्यों को पढ़ेंगे तो इन्हें आप आसानी से पहचान सकेंगे कि यहाँ पर किसी की इच्छा व्यक्त की जाती है। छठा भेद है संकेतवाचक वाक्य। नाम से क्या पता चलता है कि किसी भी चीज का कोई संकेत दे रहा है यहाँ पर। जैसे इन वाक्यों को पढ़िए, एक क्रिया यहाँ दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। बारिश न होती तो फसल बर्बाद हो जाती, यानी बारिश नहीं होती तो क्या हो जाता? फसल बर्बाद हो जाती। और फसल बर्बाद कब होती? यदि बारिश ना होती। तो यहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। दूसरा वाक्य देखिए, यदि समय पर उठ जाते तो देर ना होती। देर क्यों नहीं होती? समय पर उठने के कारण। तो वो समय पर नहीं उठा इसलिए उसे देर हो गई है। अगला वाक्य है, अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो ये हाल नहीं होता।
यदि पेड़ लगाएंगे तो वायु शुद्ध होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। तो यहाँ संकेत है ये आपके लिए, इससे आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगला भेद है संदेहवाचक। संदेह, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर शक है कि काम होगा कि नहीं होगा। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़कर इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। शायद कल वर्षा हो सकता है आज धूप ना निकले, लगता है कोई खेलने नहीं आएगा, शायद उसने अभी वह पुस्तक नहीं पढ़ी होगी। यहाँ क्रिया के यानी कार्य के होने में संदेह है, पक्का पता नहीं चल रहा हमें। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसकी परिभाषा होगी, जिन वाक्यों से कार्य के होने या न होने के प्रति संदेह प्रकट होता हो, यानी शक प्रकट हो रहा है कि होगा या नहीं होगा, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला भेद है विस्मयादिवाचक वाक्य। नाम से ही पता चलता है, विस्मय जैसे और दूसरे भावों को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग जिन वाक्यों में होता है वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बाप रे इतना बड़ा सांप, वाह कितनी सुंदर पोशाक है, उफ आज बहुत गर्मी है, अरे आप कब आए। यहाँ पर बाप रे, वाह, उफ और अरे से हमें पता चलता है कि ये सभी विस्मय जैसे भाव प्रकट करते हैं। कहीं शोक है, कहीं आश्चर्य है, कहीं दुख है। इस तरह के जो भाव प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो जिस वाक्य से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों का बोध होता है उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इनकी बहुत सरल पहचान है। इन वाक्यों के आरंभ में विस्मय आदि बोधक शब्द लगते हैं। तो आपने सभी भेदों के बारे में जान लिया है। आशा है कि आप इन्हें पहचान जाएंगे। आइए अब आपकी थोड़ी परीक्षा लें। अभ्यास प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, इसका आपको भेद बताना है कि कौन सा है। यदि आप इन्हें पहचान जाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि पहला वाक्य कौन सा भेद है, दूसरा कौन सा है। इस प्रकार से नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ पर आप हर सरलता से पहचान सकते हैं कि क्या है। यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है। दूसरा है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था। आप इसे भी बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था। बाजार से सारा सामान खरीद लाना, ये कौन सा वाक्य होगा? ध्यान से सोचिए। कोई कुछ कह रहा है, किसी को आज्ञा दे रहा है शायद। बाहर बारिश हो रही है, ये किस प्रकार का वाक्य है? मनीष ने पानी पी लिया, ये किस प्रकार का वाक्य है? क्या ये कोई कथन है? अगला वाक्य है, यदि तुम भी मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये किस प्रकार का वाक्य था? ध्यान से सोचिए। यहाँ एक जो वाक्य है वो दूसरे पर निर्भर कर रहा है। हाय ये क्या हो गया, ये भी पहचान बहुत सरल है। आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताएं। अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए, ये किस प्रकार का वाक्य है? कोई किसी को क्या आज्ञा दे रहा है? रमन आज खेलने नहीं आएगा, ये क्या, इसमें किसी एक शब्द का प्रयोग है जिससे पता चलता है कि ये किस प्रकार का वाक्य होगा। अगला वाक्य है, तुम्हारा शहर किस राज्य में है। यहाँ भी दो चिन्ह हैं जिनसे आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य होगा। और अंतिम वाक्य है, शायद वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। यहाँ किसी भी क्रिया के होने में किस चीज का हो रहा है? क्या कोई शक हो रहा है, संकेत है या प्रश्न है? आप ध्यान से सोचिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अर्थ के आधार पर भेदों को पहचाना जाता है, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, और अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी आप सरलता से दे पाए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से बेल आइकन को दबाकर या फिर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।